जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सौरभ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी तक एंशियंट और मेडिवल कंप्लीट करवा दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री एंशियंट मैनुअल के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको घर से करके लाने होंगे। आज हम करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यूरोपियन पावर्स देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अंग्रेज, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पोर्चुगीज, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डच, स्पेनिश, फ्रेंच। अलग अलग पावर्स इंडिया में आपको आने को मिलती है। देखो, सबका अलग अलग सिनेरियो रहता है। कोई लोग पढ़ाता है आपको ब्रिटिशर्स से, कोई आपको पोर्चुगीज से पढ़ाता है, कोई आपको डच से कराते हैं। सबका टाइम अलग है। कोई आपको करवाएगा आपको 1757 से, जब आपकी बैटल ऑफ प्लासी होती है। कुछ लोग आपको करवाते हैं 1857 से, बैटल, या आप इसको कह सकते हो रिवोल्ट। कुछ लोग करवाते हैं 1885 से, जब आपका फॉर्मेशन हुआ था किसका, आईएनसी का। और कुछ लोग करवाते हैं 1905 से, जब आपका पार्टीशन हुआ था किसका, बंगाल का। तो सबका अलग अलग सिनेरियो रहता है। तो हम कहां से करेंगे, हम इन चारों से नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बैकग्राउंड से, एकदम पास से, इन द ईयर ऑफ 1498। तो हम कवर करेंगे कहां से, 1498 से हम कवर करेंगे, जब भारत में पहला यूरोपियन कंट्री आती है जिसका नाम है पोर्चुगीज या पुर्तगाल। ठीक है, तो हम वहां से कवर करेंगे। उसके बाद हम डे बाय डे धीरे धीरे करके यहां तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट बेसिकली कहीं से होती है, 1498 से। 1498 से ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जब भारत में पहले यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल इंडिया में आती है, जिसका नाम था वास्को द गामा। आपने सुना होगा वास्को द गामा, वास्को द गामा भी कहते हैं इनको। तो वो इंडिया में आते हैं 1498, वास्को द गामा इंडिया की खोज करने आते हैं। ये उनके किंग के द्वारा इनको इंडिया सेंड किया जाता है कि आप जाओ इंडिया और इंडिया की खोज करो, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा रिकॉर्ड था इंडिया के खिलाफ या इंडिया के प्रति कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है। आपको पता है कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, कि हमारा भारत में पैसा बहुत है। क्योंकि जो भारत में पास्ट में आप देखोगे ना, मोहम्मद गजनी आए हैं, आपके मोहम्मद बिन कासिम आए, और भी कितने सारे हमारे पास्ट में पर्सन्स आए हैं, वो भारत से सामान लेकर उनको अपने देशों में जाके या बाकी देशों में 10 टाइम्स ज्यादा मात्रा में बेचा करते थे। और वो कहते थे कि हम अपना सामान लाते कहां से, इंडिया से। तो काफी देशों के दिमाग में थिंकिंग आ गई थी, ये इंडिया क्या है जिसमें हर कोई जाता है अमीर हो जाता है, उसे सोने की चिड़िया कहते हैं। तो ये क्या चीज है, एक बार जाके पता तो लगाए। उसी खोज में हमारे वास्को द गामा इंडिया में आते हैं। पुर्तगाली, पोर्चुगीज फर्स्ट कंट्री यूरोप की आती है। 1500 में ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, 1501 में भी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। 2 साल लगातार अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। इनकी मुलाकात होती है किससे, भारत के उस समय राजा कौन थे साउथ के, जमोरिन से। जमोरिन ऑफ किंग ऑफ साउथ इंडिया दैट टाइम, जब वास्को द गामा विजिट करते हैं इंडिया को। सबसे पहली चीज आपसे पूछेगा, जो कि आपसे पूछी गई यूपीएससी के अंदर, कि जब जमोरिन ने देखा था पहली बार वास्को द गामा को, पुर्तगाली को, तो उसका रिएक्शन क्या था। आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल देखो आप, कि जब जमोरिन ने
पहली बार देखा वास्को द गामा का तो उसका रिएक्शन क्या था, उसने उसको वापस जाने को कहा, थोड़ा गुस्से में हो गया, उसने उसका वेलकम किया या क्या किया? तो याद रखना, जब जमोरी ने देखा तो उसका फर्स्ट रिएक्शन उसने कहा कि आओ पधारो हमारे देश, वेलकम, हम आपका वेलकम करते हैं। तो जमोरी ने वेलकम किया था वास्को द गामा का। उनको उनके माइंडसेट की बात नहीं पता कि वो लूटने आए हैं या ट्रेड करने आए हैं, उनको लगा मेहमान आए हैं और हम मेहमान की अच्छे से खातिरदारी करते हैं, आपको पता है। ठीक, 2 फैक्ट्रीज ओपन होती हैं यहाँ पे 1500 में, 1501 में कोचिन में। और अगर आपसे पूछे सिंपल सवाल कि जब जमोरी ने इनको देखा तो वेलकम किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे जो वास्को द गामा थे, वास्को द गामा वापस से जाते हैं अपने देश, एक बार वापस जरूर जाते हैं, कुछ यहाँ से सामान लेके, जो मसाले हो, स्पाइसेस हो, सामान लेके वापस से अपने देश ये लौटते हैं, वापस से लौटते हैं देश अपने, और फिर दोबारा इंडिया वापस आते हैं। और इनकी फिर बैटल भी होती है, बैटल ऑफ कोची, बैटल ऑफ कोची, जिसको हम क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ बैटल, ठीक है, क्योंकि काफी सारे पार्ट से स्टार्टिंग में जमोरी इनको हराते हैं, लेकिन आते 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 जमोरी ये डिफीट कर जाते हैं, जमोरी इनको डिफीट कर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जीता कौन, वास्को द गामा जीत जाते हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि जो वास्को द गामा थे या फिर जमोरी थे, इनके बीच बैटल तो होती है कोचिन की, आपको पता है कोचिन कहां पे, केरल में है। अगर पूछे आपसे कि पहली बार जब वास्को द गामा की शिप लैंड हुई थी इंडिया के अंदर, वो जमोरी से मिले थे, तब उनकी शिप कहां लैंड हुई? ये हमारा पूरा साउथ का अगर हमने मैप बना दिया है ऐसे, तो इस पोर्शन में अगर आप देखो तो आपको पता होना चाहिए कि वो उनकी शिप कहां लैंड हुई। तो उनकी शिप कहां लैंड हुई थी? इस पॉइंट पर। तो ये स्टेट कौन सा आपका? केरला। ये आपका केरला स्टेट है, यहीं पर आपकी शिप लैंड होती है। अब सर केरला तो बहुत बड़ा है, केरला तो बहुत बड़ा, केरला में कहां पर? तो आंसर क्या आता है हमेशा? कैलीकट। कैलीकट में इनकी शिप लैंड हुई थी, किसकी? वास्को द गामा या पोर्चुगीज की। और इसका नाम चेंज हो चुका है, कैलीकट पहले था, आज नाम हो गया, जैसे पहले क्या था? बॉम्बे, आज मुंबई जानते हैं। पहले मद्रास था तो आज चेन्नई जानते हैं। पहले उत्कल था तो आज उड़ीसा है। पहले इलाहाबाद था तो आज प्रयागराज है। वैसे ही पहले कैलीकट था तो आज क्या हो चुका है? कोझिकोड या कोझिकोड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मॉडर्न नेम है और ये एंशिएंट नेम है आपका। यहीं पे शिप लैंड होती है, किसकी? वास्को द गामा या पोर्चुगीज, ठीक है। अब अगर इनके दिमाग में आए, आपके माइंड में आए कि सर आपने कहा कि हमने बैटल हुई, हरा दिया, फैक्ट्रीज ओपन करी, सब कुछ सही है, अगर पूछे कि इनका मेन टारगेट किसका? पोर्चुगीज का मेन टारगेट कहां पे था? इनका मेन टारगेट था गोवा। गोवा के फर्टाइल एरिया में चाहते थे अपनी जमीन लेना या इनकी टेरिटरी को कैप्चर करके यहाँ पे रूल करना। तो वो पॉसिबल नहीं था, वो पॉसिबल आपका नहीं था, क्योंकि जो गोवा है आपका, वो उस समय किसके अंडर था? वो उस समय था बीजापुर के सुल्तानों का। जो बीजापुर है आपका, कर्नाटक में एक जगह बीजापुर, वहीं के सुल्तानों का राज गोवा के अंदर भी था, तो वो जगह उनकी थी। और पोर्चुगीज को पता था, पुर्तगालियों को पता था कि इनको हराना इतना आसान नहीं है हमारे। तो अब क्या करें? हमें जगह भी चाहिए और हरा भी नहीं पा रहे हम, तो हम क्या करें? तो इनके माइंड में आते कि क्या क्यों ना हम किसी की हेल्प ले लें, क्या पता कोई हमारी हेल्प कर दे, क्या पता कोई हमारी हेल्प कर दे। तो ये हेल्प के लिए किसके पास जाते हैं? काफी हेल्प मांगते हैं ये, काफी गेट को नॉक किया इन्होंने, लेकिन काफी गेटों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक गेट ने इनकी हेल्प के लिए आगे कदम बढ़ाए, और वो गेट कौन सा था? वो गेट था किसका? द फेमस विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का
गेट इन्होंने जब दस्तक दिया, उस पे नॉक नॉक किया, तो इनके रूलर कौन थे उस समय जिनको बहुत ही महान बताया गया है? आप इनको कह सकते हो गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब विजयनगर एम्पायर जो थे हमारे, उनके सबसे पावरफुल योद्धा किसको बताया गया है? तो उनका नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, कृष्ण देव राय। ये आपने सुना होगा, ये आपने सुना होगा। कृष्ण देव राय क्या है हमारे? द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये इनकी हेल्प करते हैं कृष्ण देव राय पोर्चुगीज की, ताकि गोवा के सुल्तानों को ये हरा सके। ठीक है, अब इनकी हेल्प से पोर्चुगीज ने क्या किया? हरा दिया। किसको हरा दिया? गोवा के बीजापुर के सुल्तानों को हरा दिया, डिफीट कर दिया। ठीक है, अब अगर बात करें कि गोवा इनके पास आ गया, पूछे कि गोवा वाज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज इन विच ईयर विद द हेल्प ऑफ विजयनगर एम्पायर रूलर कृष्णदेव राय, तो आंसर क्या होगा? 1510। 1510 में यहां पे पूरी तरीके से गोवा को कैप्चर कर चुके थे, और आगे जाके 1530 के अंदर गोवा को, 1530 में क्या किया? गोवा को कैपिटल भी बना दिया। 1510 में क्या किया? गोवा को कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय, और 1530 में क्या किया? गोवा को कैपिटल बना दिया। गोवा से पहले कैपिटल क्या थी? कोचिन थी। कोचिन, केरला की कोचिन, जहां पे बैटल हुई थी आपकी, बैटल ऑफ कोचिन, जिसको हम सीरीज ऑफ बैटल कहते हैं। ठीक है, तो 1530 में ही हो गया। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जब हमारे पोर्चुगीज यहाँ पे आए थे, कंपनी सेटअप उन्होंने की थी, तो उनकी टॉप 3 गवर्नर्स आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने सर्व किया था कंपनी को, जिन्होंने कंपनी को सर्व किया था। तो पहले कौन से आपके? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों की कंपनी के पहले गवर्नर कौन थे? सबसे पहले सवाल आपको यही बनेगा, तो कौन थे? उनका नाम बताओ क्या था? फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को द एल्मिडे। Francisco the Almeida was the first governor of Portuguese company. Second, Alfonso, नाम थोड़े से लग रहे होंगे आपको अजीब, क्योंकि देखो पुर्तगाली नाम है तो नाम थोड़े डिफरेंट होंगे। अल्फांसो द एल्बुकर्क, देखो एल्बुकर्क भी होता है, एल्बुकर्क की भी कहते हैं, तो फर्क आ जाता है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो अल्फांसो द एल्बुकर्क और फ्रांसिस्को दा एल्मिडे, तो ये हो गए टॉप 2 गवर्नर्स। और थर्ड आपसे पूछे तो क्या लगाओगे? नीनो दा कूना। तो ये है आपके टॉप 3 गवर्नर्स किसके? पोर्चुगीज कंपनी के। नीनो दा कुन्हा लास्ट में बताया मैंने आपको, अल्फांसो दा एल्बुकर्क, और फर्स्ट में आपको कौन है? फ्रांसिस्को दा एल्मिडे। ये नाम आपको पता होने चाहिए। गोवा को कैप्चर कर चुके हैं, केरला कोचिन इनके पास है, फैक्ट्री यहाँ पे खोली पहले इन्होंने अपनी, उसके बाद इन्होंने क्या किया? गोवा पे कैप्चर किया इनकी हेल्प से, बताया मैंने आपको। फिर गोवा को कैप्चर करने के बाद उन्होंने गोवा को कैपिटल बनाया, कैपिटल इनके समय बनी थी आपकी। ठीक है, इतना कवर कर चुके हो आप। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोर्चुगीज तो आ चुके हैं, सेटल भी हो चुके हैं, और एक पॉइंट और, पोर्चुगीज ने 1535 पर और 1539 पर दीव और दमन पर कब्जा किया था। दीव एंड दमन, दमन एंड दीव आपको पता है कि हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है हमारी। तो 1535 पे दीव और 1539 पे दमन पर कब्जा किया था, कैप्चर किया था। और इसी दमन दीव के अंदर एक पार्ट था आपका, जिसको हम कहते हैं क्या? बॉम्बे कहते हैं। तो बॉम्बे was a part of दमन एंड दीव that time। आज आप मत सोचो कि सर बॉम्बे कहां पर है, आज का सोच के चलो कि मत सोचो, पहले का देखो कि दमन एंड दीव was a part of
दमन एंड दीव पार्ट ऑफ बॉम्बे दैट टाइम, ठीक है। अब अगर बात करें आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये सब हो गया। देखो बॉम्बे के बारे में आपको आगे बताऊंगा, ये विलन बनेगा आपका। तो बॉम्बे अभी किसका है, पोर्चुगीज का है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे व्यापार करेंगे कौन, ब्रिटिशर्स भी व्यापार करेंगे, तो फिर इनके आपस में मतभेद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उनको हम आगे देखेंगे। ये सब हुआ। अब इंडिया में टाइम है एक और पावर के आने का। अब इंडिया में इन द ईयर ऑफ 1582 अभी कोई आया नहीं है, सुनना ध्यान से एक बार। 1582 के अंदर ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं, वैसे यहां इस ईयर में आ चुके हैं। अगर 1508 पूछे आपसे कि पहला ब्रिटिश पर्सन इंडिया में कौन आता है, तो उनका नाम था राल्फ फिच। राल्फ फिच काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पहला राल्फ फिच है, हमने कहीं पढ़ा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस भी है, वो फर्स्ट ट्रेडर थे जो शिप से आते हैं, पहले व्यापारी थे, ये व्यापारी नहीं थे। ये देखने आए थे जैसे पोर्चुगीज ने अपने यहाँ पे सब कुछ सेटल कर लिए, वेल सेटल हो गए हैं, वैसे ही आपका हम सेटल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, है ना। तो ये देखने आए थे, ऑब्जर्व करने आए थे, ठीक है, ठीक है। अब उनके माइंड में आ रहा है कि यार हम भी जाएं, हम भी पैसा कमाएं। ऐसा क्या था भाई, इंडिया में जो पोर्चुगीज बस गए हैं, तो हम भी जैसा आपके पीछे रहे, है ना। तो 1582 में एक पर्सन आते हैं इंडिया में, जिनका नाम है राल्फ फिच। ये एक मैं कहूंगा एक ये ऑब्जर्व करने आए थे, बस ये ना ऑब्जर्व करने आए थे कि क्या हम इंडिया में रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते, क्या हम इंडिया में पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, इंडिया में फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इंडिया में पैसा है या नहीं है, जो इंडिया को कहते हैं सोने की चिड़िया, वो पास्ट में है या नहीं है, प्रेजेंट में है या नहीं है। तो ये सब कुछ देखने आए थे, ऑब्जर्व करने आए थे। फिर ये अपनी रिपोर्ट को भेजते आगे जाके क्वीन को, और क्वीन इस पे फिर लेती फैसला कि हमें करना क्या है, डिसीजन लेते, ठीक है। तो राल्फ फिच इंडिया में आए, काफी समय इन्होंने अपना व्यतीत किया वहां पे, इधर इंडिया में स्पेंड किया और काफी एक्सप्लोर किया, पूरा देखा, और इन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट को आगे भेज दिया किसको, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, ठीक है। तो राल्फ फिच की रिपोर्ट थी, वो आगे किसको भेजते हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को भेजते हैं कि ऐसा ऐसा है, इंडिया में ये सब चीजें, अब आपकी मर्जी है कि आप चाहते हो तो इंडिया चले, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अगर आपसे पूछे कि जो राल्फ फिच है इस ईयर में इंडिया में आए हैं, तो ये किसके समय इंडिया में आए, किसके समय आए हैं, मतलब कि उस समय देश में आपको पता है कि मुगल स्टार्ट हो गए थे, देश में मुगल 1526 से स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि ये टाइम पीरियड किसी मुगल का ही है, किसी मुगल राजा का है। यहां देखो अब किसका है, माइंड पर सोचो, 1526 से लेके 1530 तक हमारे कौन रहे थे, बाबर रहे। तो बाबर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी डेथ कब हो चुकी है, 1530 में। उनके बाद 1530 से लेके 40 और 55 से लेके 56 तक कौन रहे थे, 56 तक हुमायूं रहे थे। अब ये मत पूछना कि सर बीच का टाइम पीरियड आ गया, ये मैंने आपको वीडियो में कवर करवाया है कि बीच में सुर डायनेस्टी आ गई थी, आपकी अफगान आ गए थे, शेरशाह सूरी आ गया था, मैंने आपको बताया। बैटल ऑफ कन्नौज 64 में हार गया था हुमायूं, जिसकी वजह से वो अपना एम्परर छोड़ना पड़ गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 1556 से लेके 1605 तक अकबर रहते हैं। अकबर मतलब कि ये बात किसके समय की होगी, फिर अकबर के समय होगी। तो टाइम पीरियड अगर आपको याद है तो आप पता लगा लोगे कि कौन समय, इस समय कौन था, ठीक है। मतलब कि राल्फ फिच किसके समय आ रहे हैं,
मैं रब कर रहा हूं इसको। राल्फ फिच किसके समय आए हैं? तो वो अकबर के समय, जब देश में अकबर रूल कर रहे हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट इंग्लिश मैन इंडिया में आता है ट्रेडर और वो लैंड करता है गुजरात में सूरत में, तो इसका आंसर फिर विलियम हॉकिंस हो जाएगा। वो जहांगीर के समय आए थे और ये इंडिया में सिर्फ ऑब्जर्व करने आते हैं, सिर्फ देखने आते हैं कि क्या हम यहाँ पर अपने घुटने टिका सकते हैं या नहीं टिका सकते, बस। और इनकी रिपोर्ट को अप्रूव किया किसने? क्वीन एलिजाबेथ ने, और एक फरमान जारी किया जिसको हम कहते हैं शाही फरमान, जिसको आप रॉयल चार्टर भी कह सकते हो इंग्लिश के अंदर। रॉयल चार्टर पास किया 1599 में, शाही फरमान जारी किया। और उस फरमान में क्या था कि हम इंडिया के लिए एक कंपनी खोल रहे हैं, कंपनी की स्थापना कर रहे हैं जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि मर्चेंट कंपनी थी, जो कि व्यापार करेगी जाके इंडिया में। तो 1600 में ये कंपनी बन गई और रवाना कर दिया गया इनको इंडिया के लिए, ठीक है। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। अभी आएंगे इंडिया में, लेकिन इससे पहले ना एक और की एंट्री हो जाती है। अभी ये इंडिया में आए नहीं है, कंपनी बनी है, अभी निकलेंगे, आएंगे इंडिया से शिप के थ्रू, लेकिन इससे पहले पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में एक और देश आपका इंडिया में आ जाता है, जो कि काफी लोग बताते नहीं हैं, इसको स्किप कर देते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में सीरियल में आता है कि आप उसको मैनेज करो, बताओ कि मैच करो कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो हम उसको देखें अगर, तो 1602 के अंदर एक देश और आता है इंडिया में, उसका नाम था डच। डच का मतलब आप समझ जाओ, अगर डच समझ नहीं आ रहा तो नीदरलैंड्स। कहते हैं कि डच लोगों की, जो भी डच लोग होते हैं उनकी एवरेज हाइट ही 6 से ऊपर होती है, मतलब काफी लंबे होते हैं, लंबे कद के होते हैं, ठीक है। तो 1602 में डच ने एंट्री कर ली थी कहां पर? इंडिया में। लेकिन इनके बारे में क्या बात है कि आ तो गए, ये समझ लो कि ऐसे ही आ गए बस, चलो चलते हैं, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, परमिशन मिली फैक्ट्री के लिए, लेकिन फैक्ट्री बनाए कैसे? पैसा ही नहीं है। तो ये एक भक्कड़ कंपनी थी, ऑलमोस्ट भगवान भरोसे आए थे कि ठीक है देखी जाएगी जो होगा। अब यहां पे फैक्ट्री बनानी है, लेकिन फैक्ट्री बनाने के पैसे ही नहीं है इनके पास। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये चीज स्टार्ट हुई थी, जिसको आज आप किसी और नाम से जानते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था आईपीओ सिस्टम। इन्होंने स्टार्ट किया था आईपीओ सिस्टम। आईपीओ मतलब होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। क्या ऑफर किया जा रहा है? इन्होंने कहा पब्लिक को कि हम कंपनी बना रहे हैं, आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो और आप कंपनी के एक मालिक बन जाओगे, ठीक है ना। आप पैसा आपका, कंपनी हमारी है, पैसा आपका, मुनाफा दोनों का, आप इन्वेस्ट करो और एक कंपनी के पार्टनर बन जाओ, ठीक है। जिसको आज हम कहते हैं क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ, जो प्रेजेंट डे में आपका क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट। देखते हो शेयर मार्केट, आप क्या करते हो? किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और आप कंपनी के एक पार्टनर बन जाते हो, एक हिस्सेदार बन जाते हो। वैसे ही उस समय आईपीओ सिस्टम स्टार्ट किया था और एक कंपनी के एक हिस्सेदार लोगों को बना रहे थे ताकि पैसा आए और उससे हम कंपनी सेटअप कर सके। तो 1605 में, इन द ईयर ऑफ 1605 में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम के अंदर, मसूलीपट्टनम, जो सारे पट्टनम, मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, सारे पट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। और उससे हमारा पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम बाईस, जो हमारा पोर्ट भी है बंदरगाह, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री खोल ली, किसकी हेल्प से? आईपीओ की हेल्प से, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले क्लास में, इससे पहले स्लाइड में कि 1600 में कंपनी बन चुकी है। अब एलिजाबेथ ने फरमान जारी कर दिया है और उनको इंडिया में उड़ान करनी है। उससे पहले इंडिया में कौन आ गए? डच। तो सीनियर वाइस क्या बन रहा है आपका? पोर्चुगीज, डच, और उसके बाद अब कौन आएंगे? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स आएंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ कुछ, आपका सब कुछ चल रहा है। अभी आगे इनके बीच में लड़ाइयाँ होने वाली, पोर्चुगीज की होगी, डचों की भी होगी, अंग्रेजों की सबसे लड़ाइयाँ होंगी। अभी सब एक ही करके इंडिया में आ रहे हैं, फिर ये भिड़ेंगे एक साथ। अलग अलग बैटल्स होंगी, कार्नेटिक वॉर्स होंगे, मराठास वॉर होंगे, आपके सिख वॉर्स होंगे, आपके अलग अलग वॉर्स देखने को आपको मिलेंगे। एंग्लो मैसूर वॉर्स होंगे, आपको अलग अलग वॉर्स देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इंडिया विद शिप के साथ ट्रैवल करते हैं या फिर शिप में ट्रैवल करते हैं, तो आप क्या लगाओगे? तो उनका नाम क्या है? विलियम हॉकिंस। देखो जब भी इनका नाम आता है ना विलियम हॉकिंस, मेरे माइंड में 7 करोड़ रुपए की घंटी बन जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 करोड़ रुपए के लिए पूछा गया था केबीसी के। यस, ये सेम क्वेश्चन की इंडिया में आने वाला अंग्रेज का पहला व्यापारी जहाज जिस शिप से आया था उसका नाम था हेक्टर। क्वेश्चन क्या था मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। शिप का नाम था हेक्टर, इस नाम से कार भी है, तो शिप हेक्टर से आए थे। क्वेश्चन ये था कि भारत में आने वाला पहला व्यापारी जहाज जो कि सूरत में लैंड हुआ था। कहां पे? सूरत में, गुजरात सूरत में लैंड हुआ। शिप का नाम क्या था? हेक्टर। उसके कप्तान कौन थे? कैप्टन कौन थे? शिप का कैप्टन होता है, तो कैप्टन कौन थे? 7 करोड़ रुपए इसके लिए क्वेश्चन था केबीसी ने। और आंसर क्या था? विलियम हॉकिंस। जब ये क्वेश्चन आया था तब थोड़ा सा हुआ था काश, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस ये पहले पर्सन थे। आपको पहले बताया था राल्फ। मैंने क्या लिखा है? ऑब्जर्व। ये सिर्फ देखने आए। अगर पहला पूछेगा तो पहले यही है, वो पहले ट्रेडर थे। अब क्वेश्चन अगर आपकी तरफ क्वेश्चन आता है दोनों में से जो भी होगा लगा, दोनों कभी नहीं होंगे। तो राल्फ फिच भी फर्स्ट हैं, लेकिन ये पहले इंग्लिशमैन है, बिल्कुल सही। लेकिन ये ऑब्जर्व करने आए थे, कोई बीमार नहीं है, सिर्फ करके चले गए थे। विलियम हॉकिंस यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से ही आए थे, बसने के पर्पस से ही आए थे कि यहाँ पे हमें बसना है, यहाँ पे हमें रहना है, यहाँ पे हमें ट्रेड करनी है, फैक्ट्री खोलनी है, क्योंकि एलिजाबेथ के फरमान थे। ठीक, ये तो आपको पता लग गया। और ये आपके विलियम हॉकिंस से ये ट्रेडर है, व्यापारी है। तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपने पूछ क्या है। ठीक, तो शिप हेक्टर से आया विलियम हॉकिंस, और कहां लैंड हुआ इनका शिप? गुजरात के सूरत के। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये बताइए कि विलियम हॉकिंस किसके समय आते हैं? किसके समय आते हैं और आते कब है? 1608 में। तो भारत में अंग्रेजों का जहाज कब आया? 1608 में आया। हॉकिंस कप्तान थे। कहां पे आया? सूरत, गुजरात। ठीक है। इस टाइम पर कौन था? मैंने आपको वहां लास्ट बताया था सीरीज ऑफ 5 तक, अकबर। तो अकबर का बेटा कौन था? अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसको आप सलीम कहते हैं। तो मतलब कि किसके समय आए हैं? जहांगीर के समय आए हैं। और जहांगीर इनको परमिशन नहीं देते फैक्ट्री खोलने की इंडिया में। बहुत कन्विंस करते हैं ये हॉकिंस कि किस तरह मान जाए, लेकिन नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लालच दिया जाता है, गिफ्ट्स ऑफर किए जाते हैं, और वो गिफ्ट्स क्या है वो तो आप क्या ही जानो। क्योंकि थोड़ा जहांगीर ना थोड़े से इनको बैड हैबिट्स के शिकार थे। जहांगीर थोड़े बैड हैबिट्स के शिकार थे, कुछ अल्कोहल जैसी चीज़ों को ये सेवन करते थे। तो वही ऑफर किया गया था इनको गिफ्ट के तौर पे, और फिर आगे जाके इन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और इन्होंने एग्री कर दिया था किस चीज़ के लिए? फैक्ट्री आप ओपन कर सकते हैं। तो जहांगीर की बदौलत ही इंडिया में हमारे ब्रिटिशर्स ट्रेड कर पाए और बस पाए। ठीक है, आई होप आपको जितना भी आज मैंने कवर करवाया है वो सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके आगे का कि
ब्रिटिशर्स ने कब कब फैक्ट्रीज खोली, आगे क्या क्या किया, कौन से वॉर्स हुए, कौन सी बैटल्स हुई, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर में आपका करूंगा तब आपको उसकी आगे की स्टोरी मिलेगी कि आगे क्या क्या किया हमारे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे बता देना, मैं आपका कमेंट पढ़ के दे दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की स्टोरी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।